जब बुरा समय मानव का आता है ना तो धैर्य रखना पड़ता है। अच्छा, गुस्सा आता है आपको? गुस्सा कभी कभी आता है। आता है। हाँ, रुदल पजियार जी मर गए। हम भगत को नहीं मानते हैं, धर्मराज बाबा को नहीं मानते हैं, कारू बाबा को नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं, और सफलता आने से पहले हम सोचते हैं। अच्छा, बाबा कोई नशा करते हैं कि नहीं? आपके मुंह पर किसी ने बुराई की आपकी, किसी ने आपकी तारीफ की और आपको मन ही मन लग रहा हो कि ये झूठ मूठ का तारीफ कर रहा है, ऐसा हुआ है कभी? तो ये फिर देंगे कहाँ? ये तो भगत गाता है। भगत को बहुत नीचे दृष्टि से देखा जाता था। ओ ये तो खाने के लिए गाँव गाँव गाते घूमता है। दिल्ली में रिक्शा भी चलाए हैं। अगर हम इंसान नहीं होते, सत्य नहीं बोलते, तो आज जिस मुकाम पर हैं हम नहीं पहुंच पाते। आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक। नेतागिरी में सिर्फ झूठ ही बोलना पड़ता है। हाँ, इसको कैसे मैनेज करते हैं? ठीक। आज के हमारे इस वीडियो में जुड़े हुए हैं बिहार की लोक गाथा भगत के प्रसिद्ध गायक रुदल पंजियार जी। हम आज उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके आवास पर आए हैं, उनसे उनके जीवन की बहुत सी रोचक बातें करने के लिए आए हैं। काफी प्रसिद्ध हैं वो अपने आप में, वो समाज के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं, अपनी पुरानी संस्कृति को वो जीवित रखे हुए हैं और लोगों को अपने भगत के माध्यम से कुछ न कुछ संदेश देते रहते हैं। उनकी कथाएं बिहार में सब लोग बड़े चाव से सुनते हैं। उनका कथा कहने का अंदाज इतना निराला है कि सुरताल में जब वो कथा कहते हैं तो लोग उनके अगले एपिसोड के लिए बहुत ही उतावले रहते हैं, रोमांचित रहते हैं कि उनका अगला भाग कब आएगा। जब मैंने लोगों में उनकी पॉपुलैरिटी देखी तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाबा का एक साक्षात्कार लिया जाए। तो आज हम आ चुके हैं, बाबा के साथ बैठे हैं। बहुत मुश्किल हुई बाबा का इंटरव्यू लेने के लिए, बहुत मशक्कत से बाबा के पास पहुंचे हैं हम। आगे के इंटरव्यू बाबा के साथ कंटिन्यू करते हैं। तो बाबा, मेरा सवाल है आपसे पहला, आपने अपने इस करियर की शुरुआत कैसे की? कहाँ आपको ये लगा कि हमें इस लाइन में आना चाहिए? आप कब से इस लाइन में हैं? इस लाइन में हम आए हैं 1993 में। हम लोगों का कोसी नदी में घर कट गया। 1993 में? जी। जी। तो बेलवारा पंचायत के अंतर्गत मेरा टोला पड़ता था गोंठ। गोंठ टोला, बेलवारा पंचायत। जी। वहां लगभग 300 घर 24 घंटा में कोसी में विलीन हो गया। 300 घर? जी, 24 घंटा। वहां से हम लोग आए टोला सहुरिया। सहुरिया टोला ये कहाँ पड़ता है? ये बेलवारा पंचायत में ही है, बेलवारा पड़ोसी गांव है। वहां से हम लोग आए तो कहीं कहीं किसी किसी के यहाँ हम लोगों को पनाह दिए। वो लोग हम लोग रहे उन्हीं लोगों के घर में, किन्हीं के यहाँ आश्रित बनकर रहे कहीं। हाँ, तो वहीं रहने लगे। फिर घर बना लिए 1 साल के बाद सब लोग। उसके बाद जो हमारे परम पूज्य गुरु जी हैं, श्री सूर्यनारायण पंजियार जी। सूर्यनारायण पंजियार जी। गुरु जी हमको भगत में लेकर जाने लगे कि चलो तुम, गल्ला थोड़ा अच्छा है, हमारे साथ रहना। बहुत हमको दुलार करने लगे, हम गुरु जी के साथ रहने लगे। ये बात 1993 की है? 1993। तब आप छोटे होंगे। उस समय प्रथम क्लास में थे। होते 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 97-98 से हम गाना स्टार्ट कर दिए। पहले नाल बजाते थे। अच्छा, नाल वादन आप 97 से पहले भी करते थे वहां जोड़ने के बाद, लेकिन 97 से आप गाने लगे? अच्छा। हारमोनियम सीख गए, थोड़ा थोड़ा बेंजो को बजाने की हम सीख गए। 97 से लगभग हम गाना शुरू कर दिए। ठीक। 1999 में हम आकाशवाणी दरभंगा, 1999 आकाशवाणी दरभंगा से मेरा स्वर परीक्षा वहां हुआ, उसमें हम लोग पास कर गए। वहाँ रेगुलर प्रोग्राम होने लगा। गुरु जी का आशीर्वाद, दुलार प्यार था हमारे साथ। उसके बाद 2003 में युवा प्रतिभा खोज बिहार, ये प्रभात खबरिया हिंदुस्तान कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज करती है ना, कोई न्यूज़पेपर ऑर्गेनाइज? ये नृत्य कला मंदिर के अधीन है। अच्छा अच्छा। पूरा बिहार में जो भी संगीत है उसका परीक्षा था। युवा प्रतिभा खोज था, खोजना था कि युवा पूरे बिहार से कैसा कैसा प्रतिभा है। तो हम लोग उसमें लोक गाथा में प्रथम आए।
लोक गाथा, जिसके लिए आप आज भी जाने जाते हैं। जी जी। तो आपकी बातों से ऐसा लगा कि आपने बचपन से ऐसा सोचा नहीं था कि हमें लोक गाथा करें, नियति ही आपको खींच कर लाई कि जी यही जी जी। ये नियति की देन है। तो इन सारी इतनी सफलता पाने के बाद, इन सारे करियर में इतनी उतार चढ़ाव है, इसमें से कोई आपका यादगार पल, सबसे ज्यादा यादगार पल बताइए कौन सा रहा? यादगार पल सबसे ज्यादा युवा प्रतिभा खोज पटना में ही रहा। अच्छा उस अच्छा। समय में हम लोगों को बहुत छोटे कलाकार के रूप में जाना जाता था। शुरुआती दौर तो काफी मेहनत भरा होता है। जी, तो हम लोग वहां सेलेक्ट नहीं हुए थे। अच्छा अच्छा, सिलेक्शन नहीं हुआ था वहां पे? नहीं, अंतिम रूप जब उसका चल रहा था, हम लोगों को जानकारी हुआ तो हमारे अखिल भारतीय भगत महासंघ के अध्यक्ष देवनारायण उर्फ नोनो यादव हैं, अच्छा अच्छा। तो उनसे हम लोग कहे कि हम लोग भी आकाशवाणी में हैं, हम लोगों को भी पटना ले चलिए। अच्छा, आकाशवाणी में जो आप गए तो वहां पे जाने का क्या रेफरेंस रहा? मतलब आकाशवाणी में पहुंचने का कोई वहां पे आपको भेजे या फिर आपको खुद लगा कि हमें आकाशवाणी में जाना चाहिए? नहीं, हम लोग सुनते थे हमसे पहले जो लोक गाथा गायक वहां सब गाते थे, दाऊलाल आजाद बाबा, अच्छा अच्छा। जो दाऊ बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं। विजय पजियार कोपरिया का था। कोपरिया के विजय पंजाब जी थे। हाँ, ये 3-4 आदमी जो है उस समय में लोक गाथा का प्रस्तुति वहां दे रहे थे। हम लोग रेडियो में बार बार सुनते थे, उसमें रेडियो चलता था, बार बार हम लोग सुनते थे, तो हम लोगों को भी जिज्ञासा था कि हम लोग वहां जाएं। तो हम लोग भी फॉर्म किसी के द्वारा हम लोगों को उपलब्ध हुआ। अच्छा अच्छा। फॉर्म भरे, उसके बाद हम लोगों को वहां से फिर चिट्ठी आया, पत्र आया कि आप लोग स्वर परीक्षा के लिए वहां आइए। हम लोग गए तो वहां पास भी किए। आप, जैसा कि मैंने देखा है, यूट्यूब पर देखा है मैंने कई जगह, आप कथा वाचन भी करते हैं या सिर्फ लोक गाथा के लिए ही ये? जहां तक यह लोक गाथा है तो इसका अर्थ ही है कथा। लेकिन ये गायकी में चलता है। कथा गायकी दोनों चलता है। हम लोग साथ जब साथ। प्रोग्राम करते हैं ना, कार्यक्रम करते हैं, तो कथा गायकी दोनों चलता अच्छा अच्छा। एक पंजियार के रूप में क्या होता है कि बिहार में ना जो लोक गाथा करते हैं, भगत जो है, लोक गाथा भगत प्रसंग, ऐसा पूरा का पूरा शब्द ये होता है कि लोक गाथा भगत है। जी प्रसंग। जी। तो उनके लिए ये काफी चर्चित हैं, जाने जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब आप लोक गाथा भगत प्रसंग गाना शुरू किए तो उन्हें पंजियार कहा जाता है, इन्हें लोग पंजियार के नाम से जानते हैं, रुदल इनका नाम है, और पंजियार कहा जाता है जो लोक गाथा गाते हैं उन्हें। तो एक पंजियार के रूप में आपकी जर्नी में आपका ऐसा सबसे अच्छा कौन सा काम है जो आप, जिस पे आपको गर्व महसूस होता होगा कि ये मेरा बहुत अच्छा काम है? देखिए, हम बच्चे से जो हैं गुरु जी के दिए हुए निर्देश पर चलते हैं और कुछ शास्त्र भी अध्ययन किए हैं। हम आपको दिखाएंगे, इसमें पूरा रामायण महाभारत, श्रीमद् भागवत गीता, लगभग इसमें 100 से ज्यादा पुस्तक हैं मेरे पास। उसमें से भी हम अध्ययन किए हैं। और उस समय में जब हम चलते थे रेलगाड़ी से या पैदल, कहीं कहीं लिखा हुआ रहता था दीवार पर भी, उस चीज को भी हम देखे और उसको देखकर हम अपने अंदर से चिंतन किए कि हमको करना क्या है। बच्चे से मेरा सिद्धांत रहा कि हमको सत्य पर चलना है, धर्म पर चलना है। ये तो माहौल जिस हिसाब से रहा होगा तो सोच उस हिसाब से डेवलप होती जी है। जी। और हम माहौल को बच्चे में से जब से हमको चेतना हुआ, हम नहीं देखे, हम सोचे हमको अपना आप में अगर सत्यता और धार्मिकता रहेगा तो लोग चाहेगा। बिल्कुल सही बात है। तो इसमें मेरा वो सवाल नहीं मिला, उस सवाल का जवाब नहीं मिला। मैंने पूछा था कि ये जो लोक गायकी है, इसमें से आपका सबसे बड़ा काम, आपने बहुत सारे लोकगीत गाए हैं, इसमें से कोई जिसपे आपको कभी कभी महसूस होता कि ये मैंने गा दिया, नहीं ये मेरे से ऐसा नहीं हो सकता, कि ऐसा कौन सा कोई गाना है? गाना नहीं है, आप गाइएगा नहीं, सिर्फ बता दीजिए बोल से, तो हम दर्शक हमारे साथ। हाँ, गाना है। जैसे एक एल्बम है जयश्री के सेट से आया हुआ है, सिकिया के डलिया। सिकिया के डलिया। हाँ, हमको नहीं था कि हम ऐसा गा सकते हैं। अच्छा अच्छा। जी। और
स्वर संगम स्टूडियो में जो हम गीत गाए, हम गाने के लिए नहीं गए थे, हम किसी को गवाने के लिए गए थे। अच्छा। जैसे दिनेश बाबू हैं, सुरेश बाबू हैं, हमको ले गए थे कि चलिए हम लोग कैसेट बनाते हैं, तो हम उससे पहले भी हम जाकर उनको बात करवाए थे। और वहां जब गए तो वो दोनों जब गाए तो स्वर संगम का प्रोपराइटर है प्रमोद जी, अच्छा अच्छा। उन्होंने बोले कि सर एक आप भी गाइए हमारे स्टूडियो। उस समय में हमारे छोटा बच्चा जो है भतीजा धर्मवीर कुमार, उसको बुखार लगा हुआ था और सब मेरा सब पार्टी यही था, हम अकेले गए थे भागलपुर। तो प्रमोद जी बोले नहीं एक आप गाइए हमारे स्टूडियो। सिकिया का डलिया नहीं, सिकिया का डलिया तो जयश्री से है। सिकिया का डलिया जयश्री से जो गाना आया है ना, उन्होंने इनको काफी प्रसिद्ध किया है, काफी पॉपुलैरिटी दी है। आप लोग इनका वो गाना यूट्यूब चैनल पर जाकर सर्च करके सुन सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सबने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ठीक है, आपकी सफलता में आज आप इतने प्रसिद्ध हैं, पंजियारों में आपका पहला स्थान आता है। कहीं भी अगर किसी से पूछा जाए कि पंजियार यहाँ पे सबसे बेहतर कौन है, तो पहला नाम इन्हीं का आता है। शायद गूगल भी करोगे तो आप इनका ही नाम आता है पहले। तो इतनी बड़ी उपलब्धि आपने हासिल की, इतनी सफलता हासिल की, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण या फैक्टर क्या रहा? कि ऐसी क्या चीज है जो आपको सबसे डिफरेंट बना के दी है और आज आप एक अलग मुकाम पर, सबसे अलग पैटर्न पे खड़े हैं? वैसे तो हमारे जो भी हमको चाहने वाले हैं वो बोल रहे हैं कि सबसे बेटर कलाकार हैं, लेकिन मेरे मन में जो है कि सब बेटर है। वो तो आपकी बात है, हम कोई किसी से कम नहीं है। अच्छा अच्छा। अब जहां तक होता कि हमको लोग इतना चाह क्यों रहे, तो हमें फोन आता है विदेश से भी, देश में भी हमको चाहने वाले जहां से हैं सब फोन करते कि गुरुजी या पंजियार जी आप जो गाते हैं तो आपका सारा शब्द हम लोग समझ लेते हैं, कहाँ क्या है, तो चाह रहती कि उससे आगे क्या हुआ वो सुनने का। अच्छा, एक चीज सही है, ये इनका आप कोई भी गाना सुनिएगा ना, तो शब्दों की जो क्लियरिटी होती है ना, वो समझ में आती है। आपको लगेगा कि हाँ, ये गाना नहीं सुन रहे, कोई कहानी सुन रहे हैं, और एक लयबद्ध ताल और सुर के साथ। एक अगला सवाल ये है कि आपको इस करियर को चुनने में, मतलब कि ये फैसला लेने में कि हमें यही चुनना है, इसमें कोई बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा? हाँ, कठिनाई तो बहुत हुई। जैसे कैसेट जब बन रहा था जयश्री कैसेट में, तो उसमें हम लोग फिर 1993 में विस्थापित हुए ही, उसके बाद जिस टोले पर हम लोग आए 2006 में फिर विस्थापित, फिर क्वेश्चन विलीन हो गया। अच्छा अच्छा, 2006 में फिर से जी, चले गए नदी के पश्चिम बगल। ठीक, नदी के पश्चिम बगल से रात में हम 2-3 नदी कौन सा? कोसी नदी? कोसी नदी। 2-3 लड़का रात में पैदल कोसी पार करके इस पार आते थे रियाज करने के लिए गुरु जी के पास। अच्छा जी, ये सब है। जयश्री में भी बहुत ऐसी बात हुई। पहले के दौर में हमने सुना था कि कलाकारों के साथ स्कैम बहुत होता था, लोग ठग लेते थे उन्हें। कैसेट का दौर था, रील का दौर था, तो कलाकारों को बहुत परेशान किया जाता था। क्या ऐसी परेशानी आपको कभी देखने को मिला कि आपके साथ स्कैम हो गया हो, पैसे ठग लिए गए हो, ऐसा लगा हो कि मेरा पैसा रुक गया? नहीं, ये तो चाह रहे थे कंपनी वाले, लेकिन हम सूझबूझ के साथ होने नहीं दिए। तो किसी एक कंपनी का नाम लेना चाहेंगे आप या छोड़ दें? नहीं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, नाम भी ले। हम जयश्री में से हुआ था कि वो हमसे लिखवा रहे थे कि उस समय हम गुरु जी के नाम से ही सारा चीज चल रहा था। तो आपका तो पहला गाना भी जयश्री से ही आया है ना? जयश्री? हाँ, जयश्री से ही आया। जयश्री कैसेट कंपनी दरभंगा बिहार की एक कंपनी है जो कि पहले काफी प्रसिद्ध थी, और इनको लोकगाथा में प्रसिद्धि उन्होंने ही दी है। अब ना हम आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। जी जी। कि ठीक है, काम तो सभी करते हैं, काम तो करना ही है, लेकिन जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तब क्या क्या करते हैं? देखिए, वैसे तो बिहार में लगभग लोक गाथा गायक हजारों टीम से ज्यादा है। हमारे मिथिला में 400-500 टीम है। हाँ, लोक गाथा मिथिला में,
मिथिला के बाद भी उधर भी जो भी है बउआ बख्तर के मानर पर गाने वाला सब, वो सब भी लोक गाथा में ही है। तो सब प्रोग्राम के बाद दिल्ली पंजाब फलना चलना करते हैं, लेकिन मेरा अब जो भी है, मेरा 24 घंटा जब जितना देर सोते हैं उसके बाद मेरा लगन इसी पर रहा, फोकस इसी पर रहा। सिर्फ मतलब यही चीज बस करते हैं। आगे करना क्या है, आगे किस कथा को लाना है बस, और इसको आगे बढ़ाना कितना तक है। जैसे अभी मेरा जहां भी कार्यक्रम होता है, तो जैसे अनुरुद्धाचार्य जी महाराज का कार्यक्रम लाइव चलता है, तो हम सारा लाइव सिस्टम कर दिए कि इसको और ऊंचा बढ़ाया जाए। एक पल के लिए मैं मान लूं कि आप पंजार हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक इंसान भी हैं। अगर आप काम में इतना व्यस्त रहते हैं तो इस काम की व्यस्तता ने, इस प्रसिद्धि ने आपके व्यक्तिगत जीवन पे कोई प्रभाव डाला कि व्यक्तिगत जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो, या फिर व्यक्तिगत जीवन कभी बाधित हुआ हो इस काम की वजह से? उतार चढ़ाव तो जीवन में आता ही है। कभी ऐसा हुआ है तो हम उसमें विचलित नहीं हुए। तो फिर कैसे काम और व्यक्तिगत जीवन में कैसे संतुलन, कैसे बैलेंस कैसे करते हैं आप? ये उस समय धैर्य रखना पड़ता है। जब बुरा समय मानव का आता है ना, तो धैर्य रखना पड़ता है। इसी जीवन में जब हम इसमें मेरा पदार्पण हुआ, अपने पैर पर हो गए, गुरुजी अलग हो गए, हम अलग हो गए। एक समय ऐसा भी आया था कि 1-2 दिन हम भूखा भी रहे थे। लोक लज्जा के कारण किसी को कह नहीं रहे थे, लेकिन हम भूखा भी रहे थे। लेकिन सब प्रभु की देन है, सब कुछ अब जो है संतुलित कर दिया है। आपके लिए काम का महत्व तो काफी ज्यादा है, परिवार का महत्व कितना है? नहीं, परिवार का महत्व भी बहुत ज्यादा है। तो मैंने जो भी पूछा इसमें आपने एक कहीं भी ये जिक्र नहीं किया कि मैं अपने परिवार को भी समय देता हूँ। मैं यही जानना चाह रहा था, इसलिए मैंने वो सारे सवाल किए, लेकिन आपने उस बीच में उनको इन्वॉल्व नहीं किया, इसलिए मुझे फिर से पूछना पड़ा इसे। जी, परिवार के लिए वैसे लोग स्टूडियो जो है ये घर से अलग बनाते हैं। हाँ, ठीक है। परिवार के कारण ही हम अपने घर में ये स्टूडियो बना दिए, उसको भी हम टाइम दे सके, और मेरा जो प्रतिदिन का काम है उसमें भी मेरा टाइम लग सके। बाबा का कहना सही है। मैं अभी ये जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, ये स्टूडियो देख रहे हैं, बाबा का ही स्टूडियो है। इसके अलावा इनका रिकॉर्डिंग स्टूडियो बगल में है जहाँ पे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। बाबा से अगला सवाल ये है कि आप अपने स्टेटस को मैनेज करने के लिए कुछ खास परेशानी का सामना करते हैं? जैसे कि अब क्या होता है ना, आदमी जब प्रसिद्ध होते हैं, आदमी को जब प्रसिद्धि मिलती है तो उनके साथ साथ कुछ नैतिक जिम्मेदारी आ जाती है। उन्हें अपने आप को बैलेंस करना पड़ता है कि कहाँ क्या करना है, नहीं करना है। कुछ जरा सा भी इधर हो गया तो लोग गलत अफवाहें उड़ा देंगे। जी जी। तो इसको आप कैसे मैनेज कर लेते हैं? नहीं, इसको हम पहले अपने अंदर के नजरिए से देखता हूँ। जैसे हमको फेसबुक या यूट्यूब पर कुछ अपलोड ही करना है, तो क्या हम अपलोड करें कि लोग उसको गलत नहीं देखें। कभी कतार ऐसा हुआ है, मन विचलित हो गया है, तो संसारिक कुछ ऐसा चीज है कि इससे हटकर थोड़ा डाल दिए। अच्छा, गुस्सा आता है आपको? गुस्सा कभी कभी आता है। आता है? हाँ। किस बात पे गुस्सा आता है? गुस्सा आता है इस बात पे कि अगर कोई लड़का है, वैसे तो हम अभी तक 50 लड़का को मानव बना दिए हैं। अच्छा। जैसे उसको हमारे यहाँ रह करके उसको बार बार जैसे धक्का दिया जाता है, जैसे लोहा को तपाया जाता है आग में, वैसे करके जैसे नाम तो बहुत है, पंकज है, धर्मवीर है, संतोष है, उत्तम है, रविंदर है। कभी इतना गुस्सा किसी पे आया हो, इतना गुस्सा आया हो कि उससे अब तक बातचीत बंद कर दी है, नहीं की है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मतलब जिससे भी गुस्सा हुए वही सबसे रिश्ता? नहीं, गुस्से में कुछ बोल देते हैं, लेकिन बाद में फिर बातचीत होता है। अच्छा। आदमी जब प्रसिद्ध होते हैं ना, तो उनके साथ साथ बुरी अफवाहें भी उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो आपके बारे में कुछ गलत अफवाहें उड़ी हैं कभी? बहुत। हाँ, गलत। कुछ जो प्रसिद्ध है वो एक दो बता दीजिए, प्रसिद्ध है। अच्छा लगे। जब मेरा सब कुछ अच्छा होने लगा, कैसेट बार बार आने लगा, और जो भी आया हिट पर हिट होते गया,
तब अब बाहें फैलने लगा कि रुदल पजियार जी मर गए। मर गए? मर गए का? सीधा हर एक जगह हो गया रुदल पजियार जी मर गए, फोन आने लगा। हाँ। जो अपना आदमी तो फोन ऐसे से सुन रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, मेरा तबीयत गड़बड़ हो गया, एक दिन में 3 प्रोग्राम था, तो बार बार प्रोग्राम करते करते हो गया, हमको बुखार लग गया। बुखार को हम जान नहीं सके तो टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हो गया तो हम अनुज बाबू से दिखाए सहरसा। तो अनुज बाबू बोले आपको टाइफाइड हो गया, आपको रेस्ट जरूरी है। भगत आप गाते हैं, थोड़ा सा ताकत लगता है, ताकत का चीज है, रेस्ट कर लीजिए, पहले रेस्ट कीजिएगा तभी आप स्वस्थ होइएगा। हम बोले ठीक है। तो उस समय पंकज भी थोड़ा थोड़ा गाने लगे थे, धर्मवीर भी थोड़ा थोड़ा गाने लगे थे। हम सभी जो भी हम प्रोग्राम गए वो सबको फोन किए कि ऐसे बात है रेस्ट में। बोले बाबा आइए, बच्चा लोग ही कुछ देर गा देंगे, लोग तो जान लेंगे कि रुदल पनियार जी आए हैं। वैसे हम लोगों को कहेंगे झूठ, आप नहीं उसको प्रोग्राम नहीं गछवाया, आप झूठ बोले। बोले ठीक है। हम जाते थे 1 घंटा गा देते थे, उसके बाद बच्चा लोग संतुष्ट नहीं होते थे वो लोग इससे, बच्चों से नहीं होने लगे। तो वही हमारे अखिल भारतीय भगत महासंघ के अध्यक्ष देवनारायण उर्फ यादव, वो जान गए कि पजियार जी प्रोग्राम कर रहे हैं। एक दिन कारा ब्लॉक के पास ही प्रोग्राम कर रहे थे, दौड़कर आए मेरे पास, हमको बोले आप ऐसे काहे कर रहे हैं, आपको जब डॉक्टर मना कर दिए हैं तो आप सीधा रेस्ट कीजिए। गाड़ी लेकर के हमको बोले चलिए गांव आपको पहुंचाते हैं। ठीक, गांव पहुंचाते हैं तो बोले ठीक है। बोले कि देखिए जब तक जिंदा है तब तक लोग बोलेंगे वाह वाह रुदल पनियार बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मर जाने के बाद नाम नहीं कोई लेगा, इसलिए पहले स्वास्थ्य है उसके बाद काम है। हमको सीधा लेकर के गांव ले गए। गांव ले गए तो लोगों का फोन आने लगा, तो हम बोले अब क्या करें, तो बोले कि आप मोबाइल को बंद कर लीजिए। एक पंजियार हैं रंजीत पंजियार, उनका भी कैसेट बहुत बजता है जी, तो उनके लिए आपकी क्या राय है? देखिए जिस समय मैं युवा प्रतिभा खोज पटना हम लोग गए थे, उस समय में 2000 दशक में, 2010 नहीं 2000 के दशक में, हाँ, यानी 2000 से लेकर 2010 तक के बीच में बहुत चर्चित थे। वैसे तो 1995 से ही प्रसिद्ध थे, उनका कैसेट आया 2005 तक पूरा प्रसिद्ध हो गए थे पूरा। तो उन्हीं लोगों के गाए हुए मार्ग पर हम लोग भी चले। तो उन्हें आप गुरु मानते हैं, कॉम्पिटिटर? गुरु मानते हैं। गुरु मानते हैं आप उन्हें। आपका सवाल है कि क्या होता है ना कि पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोगों को आगे बढ़ना है जी। आज आप हैं, कल कोई और होगा। तो नए जो कलाकार आने वाले हैं, नए कलाकारों के लिए आप क्या प्रेरणा देना चाहेंगे या उन्हें क्या कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि जो इस लोक गाथा भगत प्रसंग को किस नजरिए से देखे, या फिर उनके लिए उनके मन में इन चीजों के लिए कितनी श्रद्धा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कुछ लोग कहते हैं कि हम भगत को नहीं मानते, कुछ लोग हैं जो मानते हैं, तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे नए कलाकार, नए जनरेशन के बच्चों के लिए? देखिए कुछ लोग जो बोलते हैं हम भगत को नहीं मानते हैं, धर्मराज बाबा को नहीं मानते हैं, कारू बाबा को नहीं मानते हैं, देवी देवता को नहीं मानते हैं, वो इस चीज को अंदर से पहचाना नहीं है। हम इसको अपने अंदर से पहचानते हैं। यहाँ क्या नहीं है, हम भी गरीब के बेटे हैं। आज कारू बाबा के दया से, धर्मराज बाबा के दया से, देवी देवताओं की दया से, प्रेरणा से, उनके द्वारा कहे गए मार्ग पर चलकर हमें जो महसूस होता है कि कोई चीज का कमी हमको नहीं।
कारू बाबा की कभी कोई ऐसी महिमा रही हो जो आपको रियलाइज हुआ हो कि ये चीज बाबा की वजह से संभव हो पाया, नहीं तो नहीं हो पाता? सारा काम उन्हीं के महिमा से संभव हुआ है। आज तक जो भी काम हम किए हैं, इतनी लाइफ में लगभग 40-42 वर्ष का आयु है मेरा, और जब से हम चेतन हुए हैं, चेतना हमको आई है, तब से उन्हीं के दया से मेरा काम संभव हुआ है। आज तक जो हम सोचे, जो नहीं होगा वो तो हम सोचे ही नहीं, और जो सोचे हैं आज तक वह काम में बाधा आई है। ठीक, बाधा आई है, लेकिन ऐसा नहीं है जो नहीं हुआ है। आपका कहना है कारू बाबा की दया से सब कुछ हुआ है। हाँ, कारू बाबा लोक गाथा में काफी प्रचलित हैं, उनकी कथाएं चलती हैं, और ऐसी मान्यता है कि वो भी इसी क्षेत्र के रहने वाले थे ना। हाँ। तो कारू बाबा के विषय में कुछ बताइए आप, ताकि लोगों को पता चल सके। संक्षेप में बताइएगा, लेकिन बताइए कि लोगों को पता चल सके कि आखिर कारू जी की महिमा का आखिर कारू जी की महिमा का मंडन आप क्यों करते हैं, क्या खासियत है, या फिर उनकी क्या कहानी है जो दर्शकों को पता होनी चाहिए। कौन थे कारू बाबा? कारू बाबा तो वैसे उनका तो हम कैसेट लगभग 9 भाग तक गा दिए हैं, 10वां भाग बहुत जल्दी आने हाँ, वाला है। इसीलिए संक्षेप में बता दीजिए हाँ। आप बस। तो कारू बाबा का महिमा इतना बड़ा है कि उनका शादी हुआ, शादी होने के बाद ससुराल कभी नहीं गया, द्विरागमन नहीं हुआ था पहले। अच्छा, ससुराल नहीं गए, वो कभी नहीं गए? नहीं, पहले द्विरागमन होता था, तब लोग ससुराल जाता। अच्छा, एक मिनट। द्विरागमन कहते हैं गौना को, तो गौ ये तो महिलाओं पर लागू होता है ना, कि आपका महिला की जब तक गौना नहीं होता तब तक वो ससुराल नहीं जा सकती। नहीं, पहले पुरुष पर भी लागू था। अच्छा अच्छा, शादी के बाद अगर पुरुष आ गए हैं, गौना नहीं हुआ तो नहीं जाएंगे ससुराल? नहीं जाते थे। तो फिर द्विरागमन करवाने कैसे जाते थे? द्विरागमन में जाते थे, अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन उस बीच नहीं जा सकते। विवाह द्विरागमन के बीच में नहीं जाते थे। अच्छा अच्छा, कहीं मंदिर है क्या कारू बाबा का बना हुआ? हाँ, मंदिर है महापुरा में। सिर्फ महापुरा में मंदिर है? जी नहीं, महापुरा में तो बहुत अच्छा मंदिर बना है, और ऐसा कौन सा गांव है जिस गांव में कारू बाबा का एक झोपड़ी भी उनके नाम से बना करके लोग पूजा करते हैं, हर एक गांव में। कारू बाबा को किस चीज के देवता के रूप में माना जाता है? गाय देवता, गाय माता। गाय माता, गौ की सेवा करता था। अच्छा, गौ सेवा के लिए कारू बाबा जाने जाते हैं, जाने जाते थे। अभी भी उनके दरबार में जो है दूध का जो है, देखे होंगे आप लोग वीडियो में, नदी बहता है सप्तमी के दिन। नहीं, मैं तो नहीं जा पाया हूँ, लेकिन अवसर मिला तो मैं जरूर जाऊंगा। कौन सी सप्तमी, दशहरा की सप्तमी? हाँ, दशहरा की सप्तमी में, आश्विन में जो सप्तमी होता है, कलश स्थापन से 7 दिन आप उंगली पर जोड़ लीजिए। वहां जो है घटन बढ़न का समय का गिनती नहीं होता है। अच्छा अच्छा, कलश स्थापन जिस दिन हुआ उससे 7 दिन, उससे 7 दिन आप जोड़ लीजिए। उसी दिन वहां भव्य मेला लगेगा। बिहार के साथ साथ नेपाल से भी लोग वहां आते हैं दूध लेकर, और वहां का सबसे अच्छी बात है कि जितना दूर से लोग दूध लेकर आए, फटता नहीं है। अच्छा, कहीं से भी आप दूध लेकर आइए, फटता नहीं? फटता नहीं है, बाबा के धाम तक। और लाठा बथान अभी भी है जहाँ बाबा कारू का गाय रहती थी, जहाँ गाय रखते थे जहाँ? हाँ, वहां अभी तक मच्छर नहीं लग रहा है। अच्छा, मच्छर नहीं लगता वहां पे? नहीं लगता। ये लोक गाथा पूरे भारत भर में ये ख्याति प्राप्त है, या फिर मतलब किसी एक स्पेसिफिक जोन, स्पेसिफिक रीजन में ही प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा? वैसे सुनता तो लगभग आधा भारत में लोग हैं। वो बोल नहीं पाते मैथिली भाषा, लेकिन समझते हैं। कारण हमको फोन आता है यूपी से, गाजियाबाद, सबसे, अदर स्टेट से भी फोन आता है कि गुरुजी हम आपका सुनते हैं, कारू बाबा का यहाँ तक सुने, उसके बाद क्या हुआ थोड़ा हमको बताइए। अच्छा, या उससे आगे का जो कैसेट है तो हमको थोड़ा भेज दीजिए। ये लोग बोलते हैं, तो हम उनसे सवाल करते हैं कि आप तो यूपी का है, आप समझते हैं? तो हाँ बाबा, हम पूरा समझते हैं। बोल नहीं पाते हैं, लेकिन हम समझते हैं सब कुछ। कारू बाबा के बारे में
इतनी जानकारी आपको कहाँ से मिली? बाबा की देन है, ये हमको भी पता नहीं है इतनी जानकारी कहाँ से आई। क्योंकि जहां तक आप ही इसके एपिसोड पर एपिसोड लाते जा रहे हैं, 10वां भाग भी आप लाने वाले हैं, तो एक काम करते हैं, आप ना 10वां एपिसोड के बारे में जिक्र कर चुके हैं खुद से, इनका और भी कोई प्रोजेक्ट आप सोचे हैं कि कारू बाबा को लेकर कुछ और भी आगे करना है किसी? जी, हम सोच रहे हैं कि सीरियल के रूप में जैसे रामायण है उस रूप में कारू बाबा का सारा भजन लावे हम। आगे तो बाबा की कृपा, हमसे क्या क्या करवाते तो वही हैं, हम और आप तो एक माध्यम बनते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई तैयारी की है? 10वां भाग के लिए तैयारी चल रहा है स्टूडियो में। ये जो आप अभी सीरियल की बात कर रहे थे ना, कुछ ऐसा? हाँ, उस पर भी विचार हो रहा है। कुछ कलाकार लोग हमको फोन कर रहे हैं कि हमको भी उसमें भाग दीजिए। तो अभी तो नया नया मेरा जो है स्टूडियो ओपनिंग हुआ है, सारा सामान नया आया है। हाँ, तो ये बहुत जल्दी जो है ना हम इसको शुरू करने वाले हैं। इंसान को सफलता के बाद असफलता भी आती है, करियर में उतार चढ़ाव लगा रहता है। कभी आप करियर के पीक पर थे तो कभी डाउन आए, तो किस डाउनफॉल ने, किस असफलता ने आपको बड़ा सबक सिखाया कि मुझे ये नहीं करना चाहिए था? असफलता आने से पहले हम सोचते हैं अच्छा, कि इसमें हम सफल होंगे या नहीं। तो इसके मुताबिक आपने जो कहा, इसके हिसाब से तो आप असफल हुए ही नहीं कभी नहीं। यानी कि करियर के आप पीक पर हैं और अभी तक ग्राफ आपका ऐसे है, ऐसे नहीं हुआ कभी? जी जी जी, अभी तक हाँ, आप ऐसे उसमें बाधा आई है। हाँ, जो सोचे उसमें अभी तक बाधा आई है, लेकिन असफल अभी तक हम नहीं हुए। हम जब से चेतन हुए हैं, हमारे परिवार में अभी तक एक भी मौत नहीं हुआ है। नहीं, मैं समझा नहीं कुछ। हम जब से चेतन हुए, यानी 7-8 वर्ष के बाद लोग को चेतना आ जाता है, यादाश्त आ जाता है। तो माता पिता के बारे में फिर कुछ बताएं आप। 1987 से हमको याद है, 87 में बाढ़ आया था। आपका जन्म कब हुआ था फिर? जन्म तो नहीं, हम अनुभव करते हैं 82-84 का अंदर है। 82-84? हाँ, 87 का याद हमको है। 87 में भी बहुत पानी आया था, बाढ़ आया था। कोसी बांध पर आ गए थे। तब से हमको याद है कि हमारे परिवार में बच्चा हो या बूढ़ा हो, किसी का मृत्यु नहीं हुआ अभी तक नहीं। तो इसलिए मैंने पूछा, ये मुझे थोड़ा शॉकिंग लगा, आप लोगों को भी लगा होगा। फिर अपने माता पिता के बारे में कुछ बताइए हमें। माता पिता को तो पूरा आशीर्वाद है, उसको हम जहाँ रहते हैं आप लोग देख ही रहे, वहीं हमारे साथ रखते हैं। सहरसा में थे, सहरसा में साथ, यहाँ साथ, घर जहाँ सुख दुख जहाँ भी है सब साथ है। जी, हमारी माँ जो है मेरे बिना एक पल नहीं रह सकती, हम भी नहीं रह सकते। परिवार से काफी लगाव है आपका, माँ से काफी लगाव है। आदमी जब प्रसिद्ध होते हैं ना, तो उनके साथ कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी उन पर आती है। तो सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, समाज के लिए क्या कर रहे हैं आप? जी, समाज में भी हमारे रैंक का जो भी साथी हैं, सबको हम सलाह करते हैं, अगर आप दारू बीड़ी गांजा भांग पीते खाते हैं तो इसको छोड़ दीजिए। बहुत कुछ छुड़ाए भी हैं। बहुत ऐसे रहता है, जब साथ में रहता है 2-4-10 दिन हम गांव में रहते हैं, मानकर चलिए हर समय तो हम गांव में रहने वाले हैं नहीं, हमको प्रोग्राम में अदर जिला जाना पड़ता है, अदर स्टेट जाना पड़ता है। जब तक हम गांव में रहते, जो भी हमारे साथी हैं हमारे सामने में कुछ जो है मद्यपान के रूप में। अच्छा, बाबा कोई नशा करते हैं कि नहीं? नहीं। आज तक किया है कि नहीं? नहीं। भांग कभी? कुछ नहीं, कोई नशा नहीं? भांग एक बार हम 2000 ईस्वी के बाद, एक तो नाम था क्या, मीनार नाम का। मीनार अभी भी चलता है? और चलता होगा। तो उस समय में लोग बोलते थे कि होली का समय था, होली का समय था, तो बोले क्या जो मीनार खाते हैं, वो लोग बोले मीनार खाते हैं। हम बोले मीनार कैसा लगता है। एक तो गांव के बगल में दुकान था, हम गए वहां से मीनार ले लिए, इतना बड़ा गोला टाइप का था, उसमें से एक मटर के दाना के बराबर हम ले लिए, पानी पी लिए। लगभग 5 बजे का टाइम था, होली का दिन था। उसके बाद रात में जब हम मुंह हाथ धोने के लिए कल पर गए, तो कल चला रहे थे तो हमको डंडा में सिर लग गया। जब लग गया तब हमको नशा लग गया।
तब याद आया। भांग की तो कहानी बहुत निराली है। जी। आपके जो प्रशंसक हैं, आपके जो दर्शक हैं, फैंस हैं, वो आपके लिए कितना महत्व रखते हैं? बहुत। कभी किसी दर्शक ने आपको परेशान कर दिया हो, आजिज कर दिया हो, मतलब वो ये जताना चाह रहा हो कि हम आपके बहुत बड़े फैन हैं और आपको लगा हो कि यार ये तो परेशान कर रहा है, ऐसा कभी हुआ है? हुआ है। उनको कैसे हैंडल किया आपने? क्योंकि अगर आप उन्हें कह देते हो जोर से कुछ बोलोगे बुरा लग जाएगा, फिर वही गलत अफवाहें उड़ाएंगे। और अगर आप उन्हें ऐसे मतलब कुछ नहीं कहते हो तो वो और सर चढ़ता जाता है। इसको कैसे हैंडल करते हैं? उसको देखिए करते क्या है, पहले तो प्रेम से समझाते हैं, अगर नहीं समझते हैं, ज्यादा परेशान करते हैं, तो या तो फोन करते हैं, तो क्या करें, रिसीव नहीं करते हैं। या उससे भी बहुत ज्यादा करते हैं। हाँ, एक फैन है मेरा गाया का, हाँ, गाया जिला, वो बार बार कॉल करते रहते हैं, हाँ, गुरुजी हमसे 10 मिनट बात कीजिए। अब आज कर लिए, फिर 1-2 घंटा के बाद फिर करेंगे। हाँ, गुरुजी आपसे बात नहीं करते, मन नहीं लगता है। हाँ, तो हम उनको कहते हैं भाई और काम तो हमको है। फिर वही बात, फिर वही बात, अच्छा गुरुजी कहाँ है आप, हम आ रहे हैं। अब हम प्रोग्राम में कहीं हैं, आज कहीं और हैं, कल कहीं और हैं। आपके मुंह पर किसी ने बुराई की है आपके, जो आपको दुखी कर गया हो? जो हमारे मुंह पर बुराई करता है उससे हम बहुत खुश होते हैं। की है किसी ने? मुंह पर तो नहीं किए, किसी ने लेकिन नहीं हम चाहते हैं कि हमारे मुंह पर बुराई करे, किया? आप इसलिए हम में अगर कोई कमियां है तो चेतना हमको है, अगर वो दूसरों के पास बोला उसको चेतना है नहीं। उस चीज को जानकारी अगर हमको देगा तो हम उसको अंदर में सोचेंगे। भाभी जी ने बुराई की है कभी? उसके बारे में तो मान के चलिए, औरत के लिए तो पति सब कुछ है, लेकिन औरत में भी कैटेगरी नहीं है, कैटेगरी है। तो बहुत औरत जो है ऐसे भी होता है, पति के सामने ठीक है, अलग उसका बुराई करते हैं। अलग नहीं, आपके मुंह पे अलग कौन क्या करता है, छोड़िए, मुंह पे की बात कर रहा हूँ। ये अलग नहीं करती, मुंह पर तो करती है। मुंह पे करती है? मुंह पे। सबके घर की वही कहानी। हाँ, तो उतना ही उसको अनुभव नहीं है मुझे, लेकिन जहाँ देखा सबके घर की वही कहानी। उसको समझाया जाता है। अच्छा। हाँ, ये जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। मतलब बुराई तो होती है। हाँ, मीडिया ने कभी आपकी बुराई की है? नहीं, आज तक नहीं। तारीफ की है कभी? आया ऐसे इंटरव्यू लिया, और तारीफ तो मुंह पर करते हैं, हमारे सामने के बाद क्या करते हैं। वैसे तो आज तक हम सोशल मीडिया पर नहीं देखे कोई मेरा बुराई किया है। किसी ने आपकी तारीफ की और आपको मन ही मन लग रहा हो कि ये झूठ मूठ का तारीफ कर रहा है, ऐसा हुआ है कभी? हाँ, ऐसा मन में होता होता है कि अरे मक्खन लगा रहा है। है। ये जो है ये हमारे पिताजी पर ही थोड़ा हमको आ गया था, क्योंकि बेटा तो सबके लिए दुलारा होता है, और बेटा का जो ऐसे हम जब 2003 में युवा प्रतिभा खोज में प्रथम आए थे, रंजित बाबू सेकंड आ गए थे, उस समय उसका चलती था, तो हमारे टीम का भी कुछ लोग उनका खिलाफ करते थे। अच्छा। रंजित बाबू जी जहां भी जाते थे, रिश्तेदारी में फलना चलना, हम उसको ऐसे कर दिए, वो फेल हो गया, हम पास हो गए, इससे हमको बुरा लगता। भाई ये क्या बोले, वो भी कलाकार हैं, हम भी कलाकार हैं, कभी हमसे भी कोई आगे आएगा, ये क्यों बोल रहे हैं। हमारे पिताजी भी कुछ, तो हम पिताजी को बोले कि आप ऐसे कर रहे हैं, मेरे बड़ाई, आपके बेटा का बड़ाई दूसरा आदमी करेगा, वो आप सुनिए, आप अपने मुंह से अपने बेटा का बड़ाई नहीं कीजिए। लोक गाथा के अलावा आपका कोई अलग से शौक है कुछ? भजन भी गाते। नहीं, कुछ पर्सनल शौक कुछ ऐसा होता है कि मेरा किसी की तमन्ना होती है कि मैं कुछ, जैसे मुझे सोना बहुत पसंद है, मेरा शौक है, मैं जब काम ना करूं तो बस सो खाऊं सो। ऐसा कुछ है आपका कि नहीं, काम के अलावा? मेरा सर्वप्रथम काम, काम के अलावा? काम के अलावा, हाँ। तो काम के अलावा तो वही सोना ही है, और क्या है। आराम चाहिए ना। ऐसी कोई चीज आप बताइए अपने बारे में। आपने हर जगह बहुत सी चीजें बताई हैं, तो बहुत सी बातें आपके बारे में लोगों को पता है, ऐसी बात आज आप बताइए जो लोगों को पता ही ना हो
और यहाँ पे लगे कि कुछ तो नया मिला है सुनने के लिए। अच्छा, ठीक है। देखिए, आप बोले नए पीढ़ी का जो कलाकार आ रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ हाँ। ठीक है। हम जो यहाँ तक आए हैं, सबसे पहले तो हम में ईमानदारी है। इसमें कोई डाउट नहीं है, ये बात सच है। ईमानदारी बहुत है और इंसान दिल के बहुत अच्छे हम हैं। झूठ नहीं बोलते, जिसको जो बोलते हैं मुंह पर कह देते हैं। बिल्कुल। कोई यहाँ गलती है, यहाँ दी आपसे आपको मेरे दिक्कत। बारे में क्या रहा है बाबा, कैमरे में बोल दीजिए आज। देखिए, आपके बारे में कैमरे में बोल दे रहा। हाँ। आप हमसे जब अलग थे तब थोड़ा हमको डाउट था, जब आप हमसे बंबई से बात कर रहे थे डाउट था। लेकिन जिस दिन हम अर्जुन जी के यहाँ आपको पहला चेहरा देखे तो हम अपने मन को कहे कि रे मन, तुम जो कह रहा था वैसा नहीं है, ये इंसान दूसरे ढंग का है। मतलब चेहरे पर अच्छाई दिखती है। नहीं, ये बात हम अर्जुन जी को भी उस दिन भी कहना चाहते थे। अच्छा, आज अच्छा अपने मन कि में हम जैसे सोच रहे थे, मेरा दिल जैसे कह रहा था अलग से, वैसा नहीं है। इसी के साथ एक सवाल और आता है कि अगर आप लोग गाथा वो नहीं गाते, वो सवाल पूरा नहीं हुआ। हाँ ठीक है, कीजिए। नई पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी वाला बोल दीजिए। हाँ, इस जीवन में हम बहुत बड़ा परिश्रम किए हैं। एक दिन मेरा ऐसा समय था कि किसी रिश्तेदार से हम 5-10 हजार रुपया मांगते थे, नहीं दे रहा था। सबको डर लगता था कि इसको अगर हम 10 हजार रुपया दे दूं तो ये फिर देंगे कहां। ये तो भगत गाता, भगत को बहुत नीचे दृष्टि से देखा जाता था। ओ, ये तो खाने के लिए गांव गांव गाते घूमता है, खाना नहीं मिलता है तो जाता है उसके साथ खाता है, हो गया। तो कोई नहीं देता था। तो नई पीढ़ी को इससे क्या संदेश देना? तो हम एक आदमी को बोले, मेरा संबंधी ही था, कि देखिए आप हमको कहते हैं कि नजदीकी लोग हैं, अगर हम गिर गए हैं तो आप उठा नहीं रहे, तो हम नजदीकी आपका कैसे होगा? हम आपको कह रहे हैं आप हमको इतना रुपया दीजिए, हम आपको जो टाइम दे रहे हैं उस टाइम पर आपको दे देंगे। बहुत कहने के बाद वो दिए हमको, उससे जिसका हम लिए थे उसको दे दिए। हम इस जीवन में दिल्ली पंजाब भी खटे हैं। दिल्ली में रिक्शा भी चलाए हैं, और जो भी काम किए हैं मैं हम परिश्रम से किए, किसी का आज एक रुपया ठके नहीं है। रिक्शा चलाए हैं, दिल्ली गए हम रिक्शा चलाकर उसका रुपया दे दिए, हरियाणा पंजाब भी गए, गेहूं काटे हैं, धान काटे हैं। कोई एक इंसान हर किसी के साथ होता है जिसके बारे में ये लगे कि अगर ये नहीं होता तो हम सफल नहीं होते। है कोई ऐसा? वो तो हम अपना इंसानियत को, अगर हम इंसान नहीं होते, सत्य नहीं बोलते, तो आज जिस मुकाम पर हैं हम नहीं पहुंच पाते। मेरा सवाल ये था कि आप अपनी सफलता का श्रेय किसमें देना चाहते हैं? माता पिता व गुरुजी को। माता पिता और गुरुजी को। अब आप आगे वो कंटिन्यू करे थे बच्चों वाली बात। हाँ, तो हम जहां भी गए, जो भी काम किए हैं, तो उसमें लगन से किए। हम दिल्ली में भी थे, रिक्शा चलाते थे, कुछ दिन चलाए, 1-2 साल चलाए। तो जो भी हमारे गांव का रिक्शा चालक थे उससे हम वहां बेटर करते थे। ठीक है, बेटर करते थे तो वहां भी लोग जानते थे कि गायक अच्छा है, लेकिन उस टाइम इधर जो है मेरा मार्केट नहीं था। लोग वहां भी हमको बुलाते थे कि चलिए आज हम भी प्रसाद चढ़ा रहे हैं, अपने कमरा में गा दीजिए। हम उनको मना कर देते थे कि हम यहाँ मजदूर बन के आए हैं, कलाकार बन के नहीं आए। ठीक। तो गांव घर छोड़ करके हम आए हैं, तो यहाँ मजदूरी करेंगे तब पेट भरेगा। कठिन परिश्रम करते थे।
और आज तक हम अपने अंतःकरण में सोचे कि किसी को राह बता दें, राह भटकावे नहीं। मेरे मंडली में आज तक जो लड़का आए हैं वह ऊंचा उठ गया, यही कारण है। उसको आंख दिखाकर, उसको एक दो थापर मार करके उसको सिखाते हैं कि इस राह पर चलो। यहाँ जो लड़का आता है उसको परिश्रम बहुत होता है, उसको थोड़ा होता कि बहुत बोलता है, हम हर समय धमकाते रहता है, हर समय कहते रहता है। बाद में उसको महसूस होता है कि वह नहीं होता तो आज हम इस मुकाम पर नहीं। अनुशासन और सफलता के लिए ये जरूरी चीज जी, है। यहाँ हम अनुशासन में रखना चाहते हैं कि अनुशासनहीन जब हो जाओगे कुछ नहीं है दुनिया। आज भी लोग हमको अच्छा कलाकार मानते हैं, ठीक। लेकिन हमसे जो बड़े उम्र के कलाकार हैं, चाहे वो कुछ भी हो, हम उनको बड़ों की तरह ही मानते हैं, पैर छूकर प्रणाम करते हैं। और उनके सामने में हमको ऐसा नहीं होता है कि हम कुछ बोल जाए उसको दिक्कत हो जाए, ज्यादा नहीं बोलते। सब दिन से मेरा स्वभाव रहा कि अगर दो बड़े आदमी वहां कोई बात कर रहा है तो उस बात को हम सुने, और सबसे पहले हम सुनने का प्रयास करते हैं कि हम पहले सुने समझे तब बोले। एक थॉट है, आपने कहा कि आप रिक्शा चलाते थे जी, और भी काम किए। अगर आप पंजियार के रूप में सक्सेस नहीं होते तो आप अभी क्या कर रहे होते? ये तो भगवान की मर्जी, हम कहाँ रहते। कोई ऐसा एक्स्ट्रा हुनर कि हाँ ठीक है, अगर हम पंजाब में नहीं होते तो मेरे पास ये एक और हुनर है जिसे मैं उपयोग करके अपनी जीविका चला लेता। ठीक है, देखिए, उसके बाद हम कुछ राजनीति में भी आए। अच्छा अच्छा, ये तो बड़ा रोचक किस्सा है। ठीक है। बताइए राजनीति के बारे में। 2006 में हमारे गुरुजी हमको जबरदस्ती वार्ड सदस्य बना दिए। जब उस समय हम लोग पंचायत में लगभग 90% लोग नहीं जानते थे वार्ड सदस्य क्या होता है। हमको गुरुजी बोले नहीं, तुमको वार्ड सदस्य लड़ना है, राजनीति गुरु भी वही है, चुनाव लड़वाए। लड़ना पड़ेगा। हम बोले नहीं, हम नहीं लड़ेंगे, हम कुछ जानते ही नहीं थे। बोले नहीं, तुमको लड़ना पड़ेगा। और हम बोले जब हम हार जाएंगे तब हमको, उस समय डर होता था कि हार जाएंगे तो कुछ कार्रवाई हो जाएगी। अच्छा अच्छा, राजनीति पूरा नहीं जानते थे। हम बोले अगर हार जाएंगे तो फिर हम बोले अपना वार्ड कहाँ कहाँ है, हमको बताए फलना गाँव है, फलना टोला है, फलना फलना लोग अपने वार्ड में। तो हम गुरुजी को बोले कि हमको उनसे कहवा दीजिए कि हमको वोट देंगे तब हम खड़ा होंगे। तो हमको गुरुजी ले गए, गुरुजी हमको बहुत मानते थे, हमको ले गए, सबसे हमको कहवाए। सब बोले हाँ आपको वोट देंगे, आपको वोट काहे देंगे, आपको वोट देंगे। हमारे अगेंस्ट में एक भगत है पूजा करने वाला, मेरे ही टीम का लोग था, वो खड़ा हो गए थे। एक बात पूछें? आपने कहा इनकी बातों से ऐसा लगा कि अगर ये आज लोक गाथा गायक नहीं होते, भगत गायक नहीं होते, पंजार नहीं होते तो आप राजनीति कर रहे होते। अभी भी राजनीति में हम हैं। अच्छा, एक सवाल निकल कर आता है, आप लोगों के मन में भी आएगा, मैं देता हूं। आपने कहा मैं झूठ नहीं बोलता। ठीक, नेतागिरी में सिर्फ झूठ ही बोलना पड़ता है। हाँ, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप? ठीक नहीं, मेरा जो नेतागिरी है, हम एकदम झूठ नहीं बोलते हैं। आप हमारे पंचायत में जाकर पूछ लीजिए। अभी आप किस पद से जुड़े हैं नेतागिरी में? देखिए, प्रथम पंचवर्षीय 2006 में हम वार्ड सदस्य बने। तो वार्ड सदस्य कैसे बने, दो आदमी थे, तो भगवान के ऊपर मेरा भरोसा था, वो तो सदा रहता ही है। तो मेरा अगेंस्ट जो था वो स्कूटनी में छट गया, हम निर्विरोध हो गए। अच्छा अच्छा, दूसरे पंचवर्षीय से 2011 से हम हट गए, गुरुजी के बेटा को हम बना दिए वार्ड वार्ड सदस्य। सदस्य। उसको उस समय से अभी तक बनाते हुए आ रहे हैं। तो आप अभी बैकग्राउंड से काम कर रहे हैं? हाँ हाँ, नहीं, उसको हम 3 पंचवर्षीय से बनाते हुए आ रहे हैं। उसी पंचवर्षीय में आ गया वार्ड सचिव का चुनाव। अच्छा, ठीक है, वार्ड सचिव का आ गया तो गुरुजी हमको बुलाए। गुरुजी को कुछ हमारे वार्ड का लोग बोल दिए कि देखिए पजियार जी तो आपको वार्ड सदस्य बनाते हुए आ रहे हैं, तो
आप भी अपना ऋण जो है चुका लीजिए, उनको सचिव बना दीजिए। अच्छा। गुरुजी हमको बुलाए, तुमको वार्ड सचिव बनना है। हम बोले गुरुजी देखिए आप गुरुजी हैं, हमको अब राजनीति में आने के लिए अगर कोई कहे तो हमको बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, राजनीति से गुस्सा आता है आपको? हाँ, गुरुजी को हम बोले। अच्छा अच्छा। सही में आता भी था, राजनीति में हमको नहीं आने के लिए कही। तो गुरुजी बोले देखो आना तो पड़ेगा तुमको। हाँ। अगर तुम सचिव नहीं बनता है तो उनके बेटा का नाम है अजय। अजय। वार्ड सदस्य है अभी, और हमारे पंचायत में 1 नंबर का वार्ड सदस्य, मुखिया का हैंडल वही करता है। अच्छा अच्छा, तो उप मुखिया भी हो सकते हैं वो तब होंगे? हाँ, नहीं बना नहीं है उप मुखिया, लेकिन उप मुखिया से भी कम नहीं है, मुखिया से नीचे उसी का है, और मुखिया का जो भी काम वही करता है, और जो भी करेगा हमसे पूछ कर करेगा। आज तक मेरा वार्ड सदस्य हम जिसको बनाए हैं, रिकॉर्ड है कि किसी से 1 रुपया नहीं घूस लिया है, किसी को नहीं भड़काया है कि काम हम वैसे कर देंगे वैसे कर देंगे, सब नहीं। गुरुजी बोले आपको आना है, तो कुछ आदमी और बोले नहीं आपको आना है, हम बोले नहीं हमको छोड़ दीजिए। उसी बीच में कुछ आदमी आ गया कि आने दीजिए उसको तो हम हरा देंगे। झूठ बोलने वाले को कैसे हैंडल करते हैं? नहीं, झूठ बोलने वाले को हम चाहते कि मेरे नजर के सामने नहीं आवे। लेकिन झूठ बोलने वाले लोग निर्लज प्रवृत्ति के होते हैं, वो बार बार सामने आते होते तो हम झूठ को पकड़ लेते हैं एक शब्द, ये झूठ बोल रहे हैं हैं। तो यहाँ। मुंह पे बोलते हैं कि झूठ बोल रहे हो? एकदम एकदम वो बोल देते हैं। एकदम। सामने वाले को बुरा लगता होगा तो बोलता होगा हम झूठ नहीं बुरा जो लगे बोल देते हैं। हम एक दोस्त लगाए हैं, अर्जुन जी भी जानते हैं, विजय जी को। विजय। तो हम उनको दोस्ती से पहले भी बोल दिए थे कि दोस्त झूठ मेरे साथ नहीं बोलिएगा, किसी के साथ बोलिए ठीक, मेरे साथ नहीं बोलिएगा। होता क्या है ना कि ठीक है दोस्ती अलग चीज है, छोटी छोटी झूठ तो कभी कभी बोलनी पड़ती है, दोस्ती में भी झूठ बोलनी पड़ती है। मैं भी इसे कभी कभी बोलता हूँ। शास्त्र बताया है कि 8 जगह झूठ बोल सकते हैं आप, वहां कोई पाप नहीं है। ये देखो तुलसी का माला है, अंदर भी तुलसी है। तो हम चाहते हैं कि झूठ हमसे कहीं नहीं बुलवाए, नहीं हो जाए। तो हम दोस्त को बोल दिए कि आप झूठ नहीं बोलिए। उस दिन भी बोले, सहरसा मिले थे कि फोन आप रिसीव नहीं करते, कम से कम आप उठा करके बोल दीजिए कि इस काम में है, अभी हमसे ये काम नहीं हो पाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राजनीति वाला बात बोल रहे थे, तो हम आ गए सचिव में। सचिव बन गए आप? सचिव में बहुत कठिनाई बहुत हुआ। सचिव बन के कठिनाई हो गई आपको? सचिव बनने में वैसे तो हाँ नहीं बोल रहे थे, जब तक हाँ नहीं बोले तब तक ठीक था। अच्छा। हम बोल दिए कि ठीक है हम आ रहे हैं सचिव में, तब कठिनाई शुरू हो गई। अब तो ये आ गए, अब इसको कैसे है बदलना है, ऐसे है वैसे है, इसको नहीं जीतने देना है। गांव में विरोधी हैं आपके? हाँ विरोधी है, विरोधी कहाँ नहीं है। आपका विरोध क्यों करते हैं लोग? आप तो सच बोलते हैं, आप इतने अच्छे व्यक्तित्व के छवि हैं। अच्छा एक बात सोचिए, जो आदमी गरीब थे, अगर वो आदमी आज स्कॉर्पियो पर चल रहा है, किसका विरोध होगा? आपकी कमाई का जरिया क्या सब है? सिर्फ संत बाबा कारो, ठाकुर जी, धर्मराज बाबा, यही प्रोग्राम करते हैं जहाँ जो मिल जाता है। बस बुकिंग का पैसा आता है आपके पास, या कोई बिजनेस भी है साइड से? साइड से कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, बुकिंग का पैसा आता है। हाँ, बस। और राजनीति में भी आज तक हम जो रहे हैं, तो 10-15 आदमी मेरी उम्र का जो था उसके लिए रहे हैं। जो भी आज तक कामकाज हुआ है सब मिल करके हैं, रुपया उसमें पहले हम दे दिए, कीजिए आप लोग। हाँ, उससे हमको 2 रुपया बेनिफिट आवे या नहीं आवे, उससे हमको मतलब नहीं, जो हिसाब करके दिया हाँ ठीक है, मोर भी आ गया ठीक है लीजिए आप लोग। हम ऐसा समझते कि साथ में तो है। आप अपनी कमाई को समाज सेवा पे कितना खर्च करते हैं? देखिए, हम वैसे तो जो रहते 15% जो है हम कमाई का किसी यज्ञ प्रयोजन गौशाला मंदिर में दे दें।
रखते जाते थे। लेकिन इस बार जो है हमारे गांव का लोगों का हुआ कि आप जब मुंडन करते हैं तो आप मेरे गांव में कभी भागवत नहीं हुआ है, भागवत कराइए। तो हम अयोध्या से बाबा मंगवाए थे भागवत करने, 7 दिन भागवत हुई थी, लगभग 10-15 लाख रुपया। धर्म कार्यों में आप अपना पैसा खर्च करते हैं? जी जी। कोई एनजीओ वगैरह है क्या? आपने कुछ ऐसा सोचा है या फिर चल रहा है क्या कि जिससे लोगों का भला होता हो? नहीं, वो हम सोच रहे हैं, लेकिन वहाँ जुड़ नहीं रहे हैं लोग। हम चाहते हैं ऐसा करें। और मेरा जो है ट्रस्ट, एक हम सोच रहे हैं ट्रस्ट में हम आवे और वृद्धाश्रम, बच्चे का पढ़ाई, समाज में जो चीज का कमी हो उसमें थोड़ा हम हाथ बटावे। हाँ, धीरे धीरे होगा। हम लोग तो मानकर चलिए अल्टरनेट एरिया से, उसी क्षेत्र से हैं। यहाँ तो उतना लोग जानकारी भी नहीं मिलता है। कौन सा ऐसा ट्रस्ट है जिसमें कोई जुड़ नहीं रहे आपके? उसका क्या उद्देश्य है, थोड़ा बता दीजिए, संक्षिप्त में बताइएगा, वीडियो काफी लंबा हो गया। संक्षेप में बता दीजिए। मेरा है कि वहाँ जो है, जो गरीब तबके का लोग है, जैसे वृद्धाश्रम है, जिसको बेटा पुतोह घर में खाने के लिए नहीं देता है, उसको हम रख करके वहाँ भोजन करावे, सेवा करवावे, गौ की सेवा करें। जो पिछड़े लोग हैं गांव में, उसका अगर बेटी शादी के लिए। पिछड़े लोग को कैसे देखते हैं आप? जाति के आधार पर या फिर उसकी अर्थव्यवस्था के आधार पर? नहीं, अर्थव्यवस्था के आधार पर जो पिछड़े लोग हैं उनकी आपसे सेवा भावना भी है आपको। इस वीडियो को, इस इंटरव्यू को यहीं पे खत्म करते हैं। बाबा के बारे में आपने बहुत सी बातें सुनी, काफी रोचक है बाबा की कहानी उससे भी अधिक रोचक है। आपने पूरी वीडियो देखी तो आपको पता चल ही गया होगा। हम आपसे फिर मिलेंगे अगले किसी पॉडकास्ट में, अगले किसी ऐसे ही प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ, अंग्रेजी में कहे तो सेलिब्रिटी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, मैं डेविड कुमार।